हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरा नाम है अमर सिंह यादव, हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ल्ड में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी पेपर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर फंक्शन, सेल थ्योरी, सेल ऑर्गेनेल्स, इसके बारे में लगभग 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज विद डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एक बोटनिस्ट थे, जर्मन बोटनिस्ट, तथा स्वान जियोलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर सन 1840 में सेल थ्योरी प्रपोज किया था। सन 1838 में जर्मन बोटनिस्ट स्लाइडेन तथा 1839 में ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थियोडर स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। ठीक है, अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाएं तो जो बोटनिस्ट थे स्लाइडेन, इन्होंने प्लांट सेल के बारे में बताया। प्लांट सेल के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि जितने भी पादप प्लांट होते हैं वो सब कोशिकाओं से बने होते हैं, सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। मान लो कोई सेल है, क्या है ये सेल है, इसमें सेल ऑर्गेनेली हैं और ये सेल है। बहुत सारी एक जैसी सेल का मतलब जिनके कार्य एक समान हो, उनकी उत्पत्ति भी एक समान हो, वो मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, टिश्यू, ऊतक। और ये सारे बहुत सारे ऊतक मिलकर, मान लो ये एक ऊतक है। अब ऐसे बहुत सारे ऊतक, ये ऊतकों के अंदर कोशिकाएं हैं। ये बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम, ऊतक तंत्र बनाते हैं। और ऊतक तंत्र ये मिलकर एक पूरे प्लांट की संरचना करते हैं। क्या करते हैं, प्लांट की संरचना करते हैं। तो अगर प्लांट के शरीर की, पूरे प्लांट की अगर सूक्ष्मतम इकाई देखा जाए तो सेल होती है, सूक्ष्मतम इकाई सेल होती है। ये स्लाइडेन ने बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं, पादप, वो सब कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। टिश्यू सिस्टम जैसे कि जाइलम, फ्लोएम, ये सब टिश्यू हैं। टिश्यू का तंत्र होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ऐसे ही स्वान साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1838 में बताया था। और सन 1839 में एक दूसरे साइंटिस्ट आए, स्वान। 1839 में आए स्वान। ये कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन्होंने, जैसे स्लाइडेन ने प्लांट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, सेम वैसे ही स्वान ने जंतुओं के बारे में, एनिमल के बारे में बताया कि जितने भी एनिमल या जंतु हैं वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाएं मिलकर, सेल मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू। और टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम। और टिश्यू सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स। और बहुत सारे अंग जब आपस में मिल जाते हैं तो उससे बनता है ऑर्गन सिस्टम। और तमाम सारे ऑर्गन सिस्टम एक में मिलकर पूरे बॉडी का निर्माण करते हैं। किसका, बॉडी का। ठीक है, जैसे कि ये कोशिका मिलकर ऊतक बनाएगी,
बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करेंगी और बहुत सारे ऊतक मिलकर टिश्यू सिस्टम ऊतक तंत्र बनाएंगे, ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं। ये ऊतक तंत्र अंग बनाते हैं। अब जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हाथ पैर, ठीक है, स्टमक है, पैंक्रियाज है, लीवर है, किडनी है, ये सब क्या है, ऑर्गन्स हैं। ये सब टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं, टिश्यू सिस्टम से। और ये सब ऑर्गन मिलकर, अब मान लो एलिमेंट्री कैनाल की बात की जाए तो एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे अंग हैं, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सब एक में मिलकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और ऐसे ही ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेशन सिस्टम बना, ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये सब मिलकर पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। तो स्वान और स्लाइडन ने, ये दोनों लोगों ने एक साथ मिलकर सेल थ्योरी प्रपोज किया। उसमें ये बताया कि जितनी भी जीव जंतु या पादप हैं वो सब सूक्ष्म इकाई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी? सेल थ्योरी में अपवाद कौन है? निम्न में कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? तो वायरस जो है ये सेल थ्योरी का अपवाद होते हैं, क्योंकि वायरस अकोशिकीय जीव होते हैं। कैसे होते हैं? ए सेल्यूलर या नॉन सेल्यूलर कह सकते हो, और नॉन सेल्यूलर इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं। नॉन सेल्यूलर इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, ये पूरी सेल नहीं होते हैं, इसीलिए ये सेल थ्योरी का अपवाद है। बाकी लाइकेन है, ये तो मल्टी सेलुलर होते हैं, कवक भी फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है, और ये सब यूकैरियोट हैं। तो ये सेलों से मिलकर बने हैं, कोशिकाओं से, ये तीनों। और ये जो वायरस है अकोशिकीय होता है, ए सेलुलर या नॉन सेलुलर, तो ये सेल थ्योरी का अपवाद है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इन हैविंग, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर होता है? तो इसमें कोशिका झिल्ली, एक केंद्रक झिल्ली जो होती है उसमें डिफरेंस होता है। यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहे हैं आपको थोड़ा डिटेल में। मान लो ये है प्रोकैरियोटिक सेल, कैसी है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल बैक्टीरिया। तो इसमें क्या होगा, जो इसका न्यूक्लियस होगा वो अनडिफिनिट होगा, डिफिनिट शेप में नहीं होगा। ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा और सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। और यूकैरियोटिक जो सेल होती है इसमें डिफाइन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद न्यूक्लियस होता है, इसमें उसका डीएनए पड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें न न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न डिफाइन न्यूक्लियस होता है, ये यूकैरियोट है, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली में डिफरेंस होता है। किसकी उपस्थिति यूकैरियोटिक कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से भिन्न करती है? तो केंद्रक झिल्ली, याद रखेंगे, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब अगला क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द थ्योरी दैट सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स? मतलब वह थ्योरी किसने दिया था, सिद्धांत किसने दिया था कि एक कोशिका से ही कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? तो रुडोल्फ विर्चो थे एक साइंटिस्ट, रुडोल्फ विर्चो, यहाँ पे केवल विर्चो लिखा हुआ है, ये विर्चो। अगर आपको डिटेल में बताएं, सन 1855 में एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो सब पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। इन्होंने एक टर्म दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका क्या अर्थ होता है? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब होता है कि नई कोशिकाओं
नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व स्थित कोशिकाओं से होती है। जितनी भी कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। आप लोग जानते ही हो मियोसिस और माइटोसिस, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आज नहीं लेकिन इसके आगे आने वाली क्लासों में माइटोसिस और मियोसिस के बारे में देखेंगे। सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है, जिससे कि एक कोशिका से कई सारी 2 या 4 कोशिकाएं बनती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल। केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दिखाई देने वाली संरचना है। तो ये मीसोसोम होते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों पाए जाते हैं। डिक्टियोसोम ये भी दोनों में पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी दोनों में पाए जाते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, डिक्टियोसोम, मीसोसोम, इन सब के बारे में डिटेल में अगर पढ़ना है तो हमारा लेक्चर देखिए पूरा एकदम डिटेल में, उसमें एक एक चीज़ समझाई हुई है। तो मीसोसोम ऐसी संरचना होती है जो केवल प्रोकैरियोट में पाई जाती है और यह क्या काम करती है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज के ऑक्सीकरण करती है, इसी तरह से मीसोसोम प्रोकैरियोट में ऑक्सीकरण करने का काम करते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर मीसोसोम्स होते हैं। ये बहुत सारी कार्यों में हेल्प करते हैं। मीसोसोम रेस्पिरेशन में करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग को बढ़ाते हैं, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाती है। ये सब कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट। निम्न में से कौन प्रोकैरियोट है? तो वायरोइड तो सेल है ही नहीं। वायरोइड का है केवल प्रोटीन पार्टिकल है, इन्फेक्शियस होता है, रोग फैलाता है। सेवाल यूकैरियोटिक होता है, मल्टी सेलुलर। माइकोप्लाज्मा भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। ये माइकोप्लाज्मा भी सेल नहीं है, ये वायरोइड के जैसे ही होता है। जीवाणु जो होते हैं, जितने भी जीवाणु हैं सब प्रोकैरियोट हैं। प्रोकैरियोट में कौन कौन आते हैं? प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आते हैं। और कौन आते हैं? प्रोटोजोआ आते हैं। प्रोटोजोआ आते हैं। और कौन से होते हैं इसके अलावा? साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यूग्लिनोइड्स, ठीक है। और कौन आते हैं? डाइटम्स होते हैं, डायटम्स। ये सब जो हैं ये सब प्रोकैरियोटिक हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में निम्न में से किसका अभाव होता है? तो प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, क्योंकि अभी बताए थे प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर मीसोसोम्स होते हैं। इधर देखिए, मान लो ये कोई प्रोकैरियोट बैक्टीरिया है, मान लो ये, तो इसके अंदर जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है उसमें इस तरह की फोल्डिंग्स आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? फोल्डिंग्स। इसी को कहते हैं क्या? मीसोसोम्स। मीसोसोम कहते हैं, जो कि रेस्पिरेशन का काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही वो ऑर्गेनेलीज हैं जो प्रोकैरियोट में अब्सेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो क्रिस्टी मंद ढाल जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली की परत लगने से बनती है, नहीं। जीव द्रव्य तंतु झिल्ली जो पौधों में रसधानी को घेरती है, हाँ बिल्कुल। जीव द्रव्य तंतु जो होते हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इन प्लांट्स, तो यही सही है।
द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इज नोन एज। वह शाखा जिसमें कोशिका संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाती है साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान, हिंदी में बोले तो कोशिका विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10, द साइज ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल्स इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोमीटर्स में। इनको जो है अधिकांश कोशिकाओं का परिमाण प्रदर्शित किया जाता है माइक्रोमीटर, क्योंकि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म होती हैं, तो इनको माइक्रोमीटर में इनके साइज को दिखाया जाता है और मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज करेक्ट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। कवक तथा जीवाणुओं की संरचना के लिए निम्न में से क्या सही है। तो इसमें अगर देखते हैं तो दोनों की कोशिका भित्ति एन-एसिड ग्लूकोसेमाइन की बनी होती है। कवक किससे बने होते हैं? काइटिन से। काइटिन एक एन-एसिटिल ग्लूकोसामाइन का डेरिवेटिव होता है, और बैक्टीरिया की सेल वॉल भी, उसमें भी एन-एसिटिल ग्लूकोसामाइन पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स मेनली ऑफ। प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली आप लोग जानते ही हो, बाइलेयर ऑफ लिपिड और उसमें धसे हुए एम्बेडेड इंटीग्रल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो प्रोटीन्स जो कि एक फास्फोलिपिड द्विपरत में अंतः स्थापित होते हैं, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ फास्फोलिपिड बाइलेयर। अगर थोड़ा डिटेल में जाओ आप इसकी तो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से पोलर और नॉन पोलर, ये क्या है? लिपिड। ये जो गोल गोल हेड है ये पोलर पार्ट है, ये नॉन पोलर है। इस तरह से कुछ अरेंज होते हैं लिपिड बाइलेयर। ये पोलर पार्ट है, पोलर, और ये है नॉन पोलर। ये क्या है? लिपिड। और इसी में बीच बीच में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, यूं ऐसे बने हुए होते हैं। ठीक है, मान लो ये एक प्रोटीन चैनल है, प्रोटीन चैनल, सोडियम पोटेशियम पंप, ये सब लगे होते हैं। ठीक है, तो लिपिड बाइलेयर, और लिपिड भी कौन से लिपिड? फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स होते हैं, और इसी प्रोटीन्स से लगे हुए कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं। इस तरह से इस पर जमे हुए, इस तरह से कुछ डिटेल में होती है। अगर हमारी क्लास करोगे आप तो बोर्ड पे एकदम डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, अब साथ में क्लास आएंगी। तो अगर कंपोजिशन देखा जाए, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? फॉस्फोलिपिड और क्या होता है? प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की भी कुछ मात्रा होती है। एग्जाम्पल लिया जाए, अगर आरबीसी देखा जाए, ह्यूमन आरबीसी, तो इसमें 52% प्रोटीन होता है, प्रोटीन, लगभग 40% लिपिड होता है। ये वेरी करता है अलग अलग कोशिकाओं में कि कौन सी कोशिकाएं हैं, उसमें प्रोटीन और लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल, इन सब की मात्रा अलग अलग हो सकती है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज फास्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा लिपिड होता है? तो फॉस्फोलिपिड होता है। और फॉस्फोलिपिड में भी कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड के बहुत उदाहरण हैं। कौन होता है? लेसीथिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला फॉस्फोलिपिड
जो सेल की बाइलेयर लेयर होती है लिपिड की, वो लेसिथिन फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, मोस्ट अबंडेंट मात्रा में ही होता है। अगला है कोशिका झिल्ली की संरचना के संबंध में तरल मोज़ेक मॉडल को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक लिपिड एक स्तर से दूसरे स्तर में लिपिडों तथा प्रोटीनों की गति, जिसे फ्लिप फ्लॉप गति कहा गया है, के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। जबकि लिपिड बिरले ही फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, प्रोटीन कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, वो जो फ्लिप फ्लॉप मोमेंट है तो वो केवल लिपिड ही कर पाते हैं और प्रोटीन उसमें धंसे रहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन उसमें जकड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका झिल्ली के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो इसका आंसर है, कोशिका झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल का प्रस्ताव सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल ये किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट करवा रहे हैं हम आपको। द टाइप ऑफ सेल जंक्शन which facilitates सेल टू सेल कम्युनिकेशन इज, इस तरह का कोशिका संबंध जो एक कोशिका से दूसरी में संचार के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या कहते हैं, गैप जंक्शन या दरार जंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डेस्मोसोम्स आर कंसर्न्ड विद, डेस्मोसोम्स का किससे संबंध होता है, तो ये कोशिका आसंजन में भाग लेते हैं, सेल एहेरेंस में। वन ऑन व्हिच सरफेस ऑफ सेल डोनन इक्विलिब्रियम अकर्स, कोशिका की किस सतह पर डोनन साम्यावस्था पाई जाती है, तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे डोनन इक्विलिब्रियम होता है, प्लाज्मा झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following does not require carrier molecules during transport through cell membranes, निम्न में से किसमें कोशिका झिल्ली से होकर परिवहन के दौरान वाहक अणुओं की आवश्यकता नहीं होती है, तो साधारण विसरण जो होता है, साधारण विसरण में परिवहन के दौरान वाहक अणुओं की आवश्यकता नहीं होता है। अब तुमको अगर बताएं ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो ट्रांसपोर्ट बहुत तरीके से होता है, ट्रांसपोर्ट के कई सारे तरीके होते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट देखा जाए, ट्रांसपोर्ट तो एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल का फ्लो होता है। एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इसमें भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल का फ्लो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोटीन रिक्वायर होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये दोनों हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल का फ्लो होता है, ट्रांसफ़र होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस इतना ही होता है, सिंपल डिफ्यूजन इसमें कोई प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन भी ये सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ खास ही मॉलिक्यूल इनसे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
ये दोनों कैसे थे, इनएक्टिव, मतलब इसमें एटीपी की ज़रूरत नहीं थी ऊर्जा की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होता है मॉलिक्यूल क्या, और इसमें क्या क्या, प्रोटीन कामा एटीपी, मतलब एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स में वो होता है। और ओस्मोसिस होता है, क्या होता है, ओस्मोसिस, ये भी टर्म समझ लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है ये। तो ओस्मोसिस भी एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है, सिंपल डिफ्यूजन, लेकिन इसमें केवल वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। सिंपल डिफ्यूजन का ही एक प्रकार है। सिंपल डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल जाते हैं, लेकिन वाटर के बिना जितने मॉलिक्यूल हैं, और वाटर का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो मूव होता है उसको कहते हैं ओस्मोसिस। तो सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओस्मोसिस, इन सब के बारे में आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कंट्रोल्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल इनटू द आउट ऑफ लिविंग सेल्स और कंट्रोल्स परमिएबिलिटी। तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं सेल के अंदर और सेल के बाहर, मान लो ये है सेल और ये है आपकी सेल प्लाज्मा सेल, इस एक डबल लेयर होती है। तो जितने भी इसके अंदर ट्रांसपोर्ट और बाहर होते हैं सब किसके थ्रू होते हैं, प्लाज्मा के थ्रू होते हैं। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा आपका आंसर, कोशिका झिल्ली। और जितनी परमिएबिलिटी जो देखा जाए, सिलेक्टिव परमिएबल होती है ना ये, कुछ को अंदर जाने देगी, कुछ को बाहर, सबको अंदर बाहर नहीं जाने देती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग डिस्कस करते हैं। द नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज, इनमें से कौन ऐसा है जो नॉन मेम्ब्रेन्ड है। तो इनमें से नॉन मेम्ब्रेन्ड सभी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। डबल मेम्ब्रेन्ड नहीं है नॉन मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर, तो क्योंकि ये जितने भी हैं इनमें सब में एक एक परत पाई जाती है कोशिका की इन स्ट्रक्चर के ऊपर। सेंट्रोल ये भी सिंगल मेम्ब्रेन्ड है, राइबोसोम ये भी सिंगल मेम्ब्रेन्ड, न्यूक्लियोलस ये भी सिंगल मेम्ब्रेन्ड होते हैं। तो नॉन मेम्ब्रेन्ड बुझा है, नॉन मेम्ब्रेनस, झिल्ली विहीन संरचना। तो झिल्ली विहीन इसमें कोई भी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नहीं, ये क्वेश्चन में कुछ डाउट है थोड़ा सा। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज कौन से हैं, ऑल ऑफ दीज नहीं, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन्ड होते हैं। ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। तो क्वेश्चन है अगला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा सेल मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका झिल्ली का घटक नहीं। आपको बताए थे भी, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड में ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड दोनों पाए जाएंगे। और प्रोलीन क्या होता है, प्रोलीन एक अमाइनो एसिड है, ये नहीं पाया जाता है उसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस ऑफ सकिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द सेल सरफेस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। कोशिकीय सतह द्वारा तरल द्रव के चूषण की प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। सेल की जो सतह होती है, बाइलेयर होती है, उसके द्वारा द्रव पदार्थ का चूषण जो होता है उस प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई कितनी होती है, थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 70 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। द प्रोसेस ऑफ सेल ईटिंग इज कॉल्ड, सेल ईटिंग क्रिया कहलाती है
फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस मतलब फाइगोसाइटिक। अगर हमारी ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो इसमें कौन कौन सी सेल्स फाइगोसिटिक होती है? मोनोसाइट पढ़े हो ब्लड में पढ़े हो ना, मोनोसाइट होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, सब फाइगोसाइटोसिस करती हैं, फाइगोसिटिक सेल्स होती हैं। मान लो ये कोई सेल थी और यहाँ पे एक बैक्टीरिया था और ये बहुत ही खुश था। कैसा था? बहुत ही खुश था बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया धीरे धीरे आ गया मोनोसाइट के साइड में। ये क्या है? बैक्टीरिया। और ये है तुम्हारा मोनोसाइट। अब मोनोसाइट के पास जब आया तो मोनोसाइट ने क्या किया, यहाँ की परत को अंदर थोड़ा समेट लिया, यूं कुछ ऐसे, और ये बैक्टीरिया आके यहाँ बंध गया। अब जब ये बंध गया तो इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो गया। और इसके बाद में अगला और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा और होगा यूं कि ये इस तरह से बंध जाएगा। और अगला और अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो थोड़ी देर बाद इसको इंगल्ब कर लेगी सेल, और बैक्टीरिया कहाँ चला जाएगा? सेल के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं? फाइगोसाइटोसिस। ठीक है, इसको फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं। सेल ईटिंग मतलब सेल ने भोजन कर लिया बैक्टीरिया का। अब अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग items in column first with those in column second and choose the correct answer. प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंटाइंस। प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, तो किससे बनी होती है? हेमीसेलुलोज नहीं, हेमीसेलुलोज से कोशिका भित्ति बनी होती है पादपों की। कैल्शियम पेक्टेट ये कोशिका पट्टिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोशिका पट्टिका बनाते हैं। और प्रोटीनेशियस तंतु, प्रोटीनेशियस फिलामेंट जो होते हैं, माइक्रो फिलामेंट क्या होते हैं? माइक्रो फिलामेंट। ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। उसको क्या देते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं सेल को, सेल का स्केलेटन तैयार करते हैं। प्रोटीन्स की जो एक फॉस्फोलिपिड द्विपरत में धसे होते हैं। ये सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, तो प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। मिडिल लेमिला मुख्यतः बने होते हैं। मिडिल लेमिला जो होते हैं वो कैल्शियम पेक्टेट के बने होते हैं। ऐसे देखना, दो कोशिकाएं हैं। एक कोशिका है, जब ये दो में विभाजित होती है तो बीच में क्या बनता है? मिडिल लेमिला। तो ये बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का, इसको कोशिका पट्टिका बोलते हैं। ठीक है। और माइक्रोफिलामेंट, ये जो है माइक्रोफिलामेंट प्रोटीनेशियस फिलामेंट तंतु, ये कोशिका के अंदर ऐसे ही पड़े होते हैं जो कोशिका को मजबूती प्रदान कर दे। और हेमीसेलुलोज ये कोशिका भित्ति में पाया जाता है, कोशिका भित्ति में पाया जाता है, लेकिन किसकी? पादपों की केवल, और वो भी पादपों और बैक्टीरिया इन दोनों में पाई जाती है। इसकी मात्रा दोनों में अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, द नेम प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय। जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने। किसने दिया था? पुरकिंजे ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। प्रोटोप्लाज्म नाम पुरकिंजे ने दिया था। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रोवाइडेड विद प्रोटोप्लाज्म। पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अब पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतुओं में नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। गाल्जी का है, ये भी, ये दोनों में नहीं पाए जाते। क्लोरोप्लास्ट, ये भी दोनों में नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट उसी में पाए जाएंगे जो फोटोसिंथेसिस करता है, जैसे कि प्लांट, लेकिन एनिमल में नहीं, एब्सेंट है। तो प्रोटोप्लाज्म इसका सही आंसर हो जाएगा। साइकोलिसिस क्या है? कोशिका के भीतर साइटोप्लाज्म की वृत्तीय गति। मान लो ये कोशिका है,
और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, हमेशा सर्कुलर मूवमेंट करता रहता है। इसी को बोलते हैं साइक्लोसिस। द टर्म साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म वीआर गिवन बाय, तो इसको दिया था स्ट्रासबर्गर ने। शब्द साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियोप्लाज्म किसके द्वारा दिए गए, तो ये स्ट्रासबर्ग ने दिया था। स्ट्रासबर्गर, वो वाला बर्गर नहीं जो हम लोग खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर में चले जाओ। प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल टेक्स प्लेस, तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, देखो प्रोटीन सिंथेसिस दो जगह, दो नहीं 3 जगह होता है। इसमें ऑप्शन 2 ही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री इसको कहते हैं, राइबोसोम को। तो साइटोप्लाज्म में हो सकता है, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाए जाते हैं। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी कौन से, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी क्या होते हैं, ऐसे मान लो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तुम्हारे, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम्स चिपके होते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। और माइटोचोंड्रिया या कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल की तरह ही होती है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें भी प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोप्लाज्म वाज रिगार्डेड एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है कि मान्यता किसने प्रस्तावित की, तो एक साइंटिस्ट थे हक्सले ने 1868 में बताया कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। क्योंकि जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी का, जो सेलुलर लेवल पर देखा जाए तो जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं वो सब प्रोटोप्लाज्म में ही होती हैं, क्योंकि जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में होते हैं। हु ऑब्जर्व्ड द माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट, तो कोलिकर ने देखा था। काफ़ी टाइम से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे, सबको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया था, कोलिकर ने। क्वेश्चन नंबर 34, माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट, माइटोकॉन्ड्रिया निम्न को छोड़कर अन्य सभी कार्य करता है, वो कौन सा है, नाभिकीय अम्ल संश्लेषण, यस। वसीय अम्ल का बीटा ऑक्सीकरण, गलत। एटीपी संश्लेषण, गलत, क्योंकि ये तो कार्य है उसका। उसमें पूछा गया है कौन सा कार्य नहीं करती है, तो पॉलीसेकेराइड का विघटन यहाँ पे नहीं होता है। पॉलीसेकेराइड का विघटन कहाँ होता है, पॉलीसेकेराइड का विघटन ये सब सेल्स के अंदर होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेली है। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन्स एक्यूमुलेट इन द, तो प्रोटीन कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, जो अंतरा कोशिका अवकाश होता है उसमें ही सारे प्रोटीन एक्यूमुलेट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन इकट्ठे होते हैं कहाँ पे, अंतर कोशिका झिल्ली अवकाश में, अंतर झिल्ली अवकाशिका में। अगला है F1 पार्टिकल्स कामा ऑक्सीसोम्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, सब लोग जानते हैं F1 और F0। F1 कामा
एफ नॉट पार्टिकल ये कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में से लगे हुए होते हैं। ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स द माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इवन देन क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस। व्हाट इज़ द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इन बैक्टीरिया। तो अभी सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो आपको पहले ही बता दिए थे कि प्रोकैरियोट में जैसे बैक्टीरिया है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, उसकी जगह पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, उसको कहते हैं मीजोजोम। बताए थे इसे बैक्टीरिया की इंटरनल मेम्ब्रेन में इस तरह के फोल्ड आ जाते हैं, उस फोल्ड को ही क्या बोलते हैं, मीजोजोम। यही जो फोल्ड होते हैं इनको मीजोजोम बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर रेस्पिरेशन का कार्य करते हैं, यही क्रेब्स साइकिल चलता है। व्हाट इज माइटोप्लास्ट। तो माइटोप्लास्ट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं माइटोप्लास्ट। बाहर झिल्ली रहित माइटोकॉन्ड्रिया। मान लो माइटोकॉन्ड्रिया अगर बनाया जाए तो कुछ इस तरह के होती, इसको बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ये ऊपर वाली झिल्ली उतार दी जाए, केवल ऐसे बना दिया जाए, इंटरनल मेम्ब्रेन हो और बीच का अंतःकोशिकीय अवकाश, तो इसको बोलते हैं माइटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, माइटोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 39, रेकर्स पार्टिकल्स आर फाउंड इन। रेकर्स कण कहाँ पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड। तो उसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। यही जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये फोल्डिंग्स होती हैं ना ये, तो इसी को बोलते हैं क्या, क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी या क्रिस्टा, एक वचन क्रिस्टा, क्रिस्टी बहुवचन होता है। ऑर्गेनेल्स which are regarded as powerhouse of the cell and in which the oxidative reaction of the respiratory process takes place are। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को ही माना जाता है, सब लोग जानते हो, वहीं एटीपी बनता है, ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण भी वहीं पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। ये बेंडा ने दिया था। किसने दिया था, बेंडा ने। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा किसने था, कोलिकर ने, लेकिन नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था, बेंडा ने। रेस्पिरेटरी एंड ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अभी वही क्वेश्चन रिपीट, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज प्रेजेंट इज। तो ये इंटरनल मेम्ब्रेन जो होती है, इनर मेम्ब्रेन आंतरिक झिल्ली में पाए जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट। द एंजाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन। गलत, ये इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये सब इनर मेम्ब्रेन, एक एंजाइम केवल आउटर मेम्ब्रेन में होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन का हिस्सा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 46, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल्स डज नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। तो लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जो होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लो। लाल रक्त कोशिकाएं जो आरबीसी हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखती हैं, क्योंकि आरबीसी का मेन पर्पज होता है ऑक्सीजन को परिवहित करना। तो ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए केवल हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है। तो आरबीसी के अंदर कोट के क्या भरा हुआ होता है, केवल हीमोग्लोबिन, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया सब एब्सेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर है 47, द प्रेजेंस ऑफ डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सपोर्ट्स द हाइपोथेसिस दैट। माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में डीएनए की उपस्थिति किस परिकल्पना का समर्थन करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट दोनों स्वतंत्र जीव के रूप में उत्पन्न हुई हैं।
हमने बताया था भी माइटोकॉन्ड्रिया है एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह सेपरेटली भी रह सकती है। एक माइटोकॉन्ड्रिया देखो प्रोकैरियोट में अगर देखा जाए तो राइबोसोम्स होते हैं, मीजोसोम्स होते हैं, सर्कुलर डीएनए होता है, वो सब चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती हैं जो प्रोकैरियोट सेल में होती हैं। सेंटर ऑफ फॉस्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन का केंद्र होता है तो ऑक्सीसोम होते हैं। इन which part of mitochondria ATP is generated, तो ये जो है F1 कण पे लास्ट में ATP बनते हैं। लास्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन का। which of the following is correct pair, एरोबिक रेस्पिरेशन क्रिस्टी। तो फ्रेंड्स यहीं पे आज क्लास ख़त्म करते हैं। 50 क्वेश्चन हो गए, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे चैनल का क्या नाम है, BSc वर्ल्ड, BSc वर्ल्ड। एक बार जाके ज़रूर देखो इस पर कि क्या क्या मटेरियल है और कितना अच्छा पड़ा हुआ है। जब देखोगे तो खुद ही आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें कमेंट में लिख देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और पूरा जितना भी सिलेबस है आपका पूरा कंप्लीट कराएंगे एकदम गारंटी के साथ, एकदम बिंदास तरीके से। इससे भी अच्छे अच्छे सेशन लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए ओके बाय।